कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये एक लिंगी होते हैं मनुष्य, तो इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, स्पष्ट द्विरूपता। इसमें जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग एक पहचान होती है। अगर जो हम नर की बात करें तो वो भी एक अलग दिखता है, और मादा है तो वो भी एक अलग दिखता है। तो इनमें एक अलग अलग लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। तो इसलिए मानव में लैंगिक जनन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। तो इसमें क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं, तो अगर जो हम नर युग्मक की बात करें, मेल गैमेट की, मेल गैमेट में, तो मेल गैमेट में होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट में होता है ओवम। तो इनका निर्माण होता है, अगर जो ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये है उसका, तो इसमें युग्मक का निर्माण होने के लिए क्या होता है कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से जो सेल्स का निर्माण होता है वो हैप्लॉइड सेल होती हैं, अगुणित कोशिका। यहां पर ये 46 गुणसूत्र किसमें होते हैं, गुणसूत्र एक में गुणसूत्र कितना होता है मनुष्य में, 46 होता है ना, 46 क्रोमोसोम, तो ये होता है गुणसूत्र। तो ये अपने आप को अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अलग करेंगे। यहां पर 23, और फिर ये हो गए 23। तो अब ये जो सेल बनी, तो ये हो गई हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका। और अभी जो इसमें ओवा में ओवम का निर्माण होगा, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं या जो स्पर्म होता है, तो उनकी एक इकाई होती है, वही जो सिंगल इकाई होती है, सिंगल इकाई, तो वही जाकर उस सिंगल इकाई से मिलकर अपने आप को बड़ा करती है। जैसे मान लीजिए हाँ, अगर जो वो पूरा का पूरा एक ओवा है, पूरा का पूरा एक अंड है, अंड, तो उसकी एक छोटी इकाई होती है ओवम, अंडाणु। तो यहां पर यह है, यहां पर भी 46, ये हो गए 23, ये हो गया 23, और फिर ये हो गया 23, ये हो गया 23। तो अब जब ये हैप्लॉइड सेल और ये हैप्लॉइड सेल, तो जब ये आपस में मिल जाएंगे, अभी ये यहां पर क्या था, अभी सिर्फ यहां पर समझ लीजिए, अभी ये समझ लीजिए इसका इतना नहीं हुआ है, तो ये क्या है, डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित है। लेकिन अगर जो ये हो गया, इसका अर्धसूत्री विभाजन हो गया, तो ये हो गया हैप्लॉइड सेल। उसके बाद में अब ये यहां पर इससे मिल जाएगी, ये सब हो गए डिप्लॉइड सेल, इनका पूरा हो गया। तो ये होता है युग्मकों का निर्माण, और जो ये पूरा होता है मेल गैमेट का, मेल गैमेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोजेनेसिस। तो ये जो मेल गैमेटोजेनेसिस होता है, ये होता है वृषण में, टेस्टिस में, और ये होता है अंडाशय में, ओवम में। तो जिन बच्चों ने अभी ये मेल गैमेटोजेनेसिस नहीं देखा है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर जो यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो रहा है तो ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और यहाँ पर जो ओवम का निर्माण हो रहा है तो ये होता है ओवाजेनेसिस। तो जिन बच्चों ने अभी इसको एक बार नहीं देखा तो वो बच्चे जाकर इसको देख सकते हैं, मैंने आपकी इस पर भी एक वीडियो बना डाल दी है, ठीक।
तो जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इतना समझ में आ गया ना। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कर दे। तो अब होता है इनका संलयन। जब ये युग्मक का निर्माण हो जाता है तो इनका होता है संलयन, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और संलयन का मतलब ही होता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक का मिलना। ठीक। तो ये होता है। अब ये मिलेंगे कहां? इनका फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, युग्मकों का संलयन। तो ये होता है अंडाशय में, मादा जनन तंत्र में। ये होता है ये यहां पर, और यहां पर ये लगे होते हैं अंडाणु। ये होता है अंडाशय। ये दोनों ये एक जोड़ी में होता है। और ये होता है पूरा का पूरा यहां से यहां तक अंडवाहिनी। ये पूरा अंडवाहिनी, जिसे हम क्या कहते हैं, एक नॉर्मल से तुम्बिका वाला क्षेत्र। ये अंडवाहिनी, ये पूरा अंडाशय। तो इसमें क्या होता है, जो यहां पर जो फ्यूजन होगा, संलयन होगा, तो क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म यहां से हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में जाता है। कुछ इस तरफ चला जाता है, कुछ इस तरफ चला जाता है। अब यहां पर मान लो इस ओभम से, यानी इस ओवरी से एक ओभम निकला। क्या हुआ कि इस ओवरी से एक ओभम निकला और यहां से स्पर्म गया। तो ये जो एक है, ये है एक शुक्राणु स्पर्म। तो ये क्या होता है कि ये इससे मिल जाता है। और जब ये मिलेगा तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका सबसे पहले कोशिका द्रव्य मिलता है। जो सेल होती है तो उसका न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य मिलेगा। उसके बाद में सिर्फ केंद्रक पहले मिलता है, उसके बाद में कोशिका द्रव्य। तो ये होता है। और फिर यहीं पर हो जाता है इनका संलयन, मतलब इनका निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हो गया मान लो आंतरिक निषेचन। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि निषेचन दो तरह से होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये कहाँ हुआ, ये अंदर हुआ निषेचन कि बाहर हुआ निषेचन? क्योंकि ये मादा जनन तंत्र के अंदर हो रहा है, तो इसलिए उसके शरीर में हो रहा। तो ये क्या हुआ, अंतः निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या होता है कि कुछ अकशेरुकीय जीव, जैसे मछली में, मेढक में, तो इनमें बाह्य निषेचन होता है। अब ये बाह्य निषेचन कैसे होता है? क्योंकि वहां पर भी जो नर और मादा होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसमें जो मादा होता है, फीमेल वाला गैमेट, तो वो क्या करता है, अपने अंडाणु को, जैसे मान लीजिए यहां पर ये पानी का सरफेस है, पानी का तल, तो इसमें ये पानी में है। यहां से फीमेल ने अपने अंडे रिलीज कर दिए, एक दो नहीं, हजारों की मात्रा में जब यहां से अंडे रिलीज होना शुरू हो गए, और यहां पर जो मेल वाला है तो उसने भी अपने स्पर्म को रिलीज करना शुरू कर दिया, पानी में ही वो छोड़ दिया। तो ये क्या होता है कि जो अपने जाति के होते हैं, जो अपने जाति के स्पर्म और ओभम होते हैं, तो उस ओभम और स्पर्म जाकर मिल जाते हैं। तो ये होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें, और जो बच्चे नए हों वो सब्सक्राइब कर दे चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे जल्द से जल्द। तो इतना यहां पर समझ में आया।
कि अगर जो यहां पर ये स्पर्म मिला और ये ओवम, तो इसका केंद्रक मिला, यानी फ्यूजन हो गया, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो इसके मिलने से क्या बनेगा, नर युग्मक व मादा युग्मक के मिलने से आपको क्या बनेगा, वहां पर बनेगा युग्मनज। अगर जो हम मान ले युग्मक युग्मक, जिसे यहां पर नर युग्मक मादा युग्मक, इनके मिलने से ये बनाते हैं युग्मनज। तो अभी यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये जो स्पर्म हुआ है और ये ओवम, तो जब ये ओवम और स्पर्म मिल गया तो यहां पर ये क्या बना, ये दोनों है क्या, ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर युग्मक व मादा युग्मक। तो इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बनेगा युग्मनज, जाइगोट्स। और ये जाइगोट्स बाद में यहां पर चला आता है गर्भाशय में, यहां पर ये भाग होता है, ये होता है गर्भाशय। और ये जब निषेचित हो जाएगा तब ये यहां पर चला जाता है। और बाकी जो स्पर्म है तो वो फिर वापस चले आते हैं, निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि इसमें जो होता है निषेचन सिर्फ एक ही का होता है, एक ही स्पर्म का। तो इसमें क्या बना, और ये यहां पर चला आया, इसका निषेचन होने के बाद में ये यहां पर चला आया, तो ये यहां पर आकर क्या बनेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और ये जाइगोट्स, ये जाइगोट्स, ये एम्ब्रियो। और यही जो एम्ब्रियो है, ये जो एम्ब्रियो है भ्रूण, तो ये आगे चलकर प्रेगनेंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी का मतलब समझ रहे हैं, गर्भधारण। और तब हो जाता है गर्भधारण, गर्भ हो जाता है। तो इस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, यानी जो शिशु पल रहा है, तो वो भी तो कुछ भोजन करता होगा। तो उसके लिए जो भोजन दिया जाता है, वो जो हम लोग क्या है, जो मनुष्य है, वो एक जरायुज है, जरायुज जंतु। हम में जरायुजता है, प्लेसेंटिकल एनिमल। क्योंकि जो जरायुज होता है, प्लेसेंटा, तो जरायुज होता क्या है, तो जरायुज होता है जिसे हम आम भाषा में कहते हैं नार। कि कुछ लोग कहते हैं, सुना होगा कि तुम्हारा नार वही गाड़ा है, तो उसे हम लोग कहते हैं साइंस की भाषा में जरायुज, प्लेसेंटा। तो हम क्या है, हम हैं एक प्लेसेंटिकल एनिमल, प्लेसेंटिकल ऑर्गेनिज्म। तो ये होता है जरायुज। और जो यहां पर गर्भ में पल रहा है, शिशु जो गर्भ में पल रहा है एम्ब्रियो के रूप में, भ्रूण के रूप में, तो उसे भी कुछ भोजन के लिए चाहिए ना। तो उसे अब जब वो भोजन करेगा तो वो उत्सर्जन भी करेगा। तो जब ये उत्सर्जन और भोजन करने के लिए इसमें एक प्लेसेंटा होता है, ये होता है प्लेसेंटा। तो यही जो प्लेसेंटा है तो उस बच्चे को पोषण देता है, और उस बच्चे से जो शिशु है तो उससे जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वही फिर प्लेसेंटा के द्वारा, जरायुज के द्वारा बच्चे से उत्सर्जी पदार्थ निकल भी जाता है। तो बात समझ में आ गई ना कि भ्रूण को पोषण कौन देता है, प्लेसेंटा देता है, जरायुज देता है, नार। तो बात समझ में आ गई ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दे, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब यहां पर जब ये भ्रूण पल रहा है तो भ्रूण आगे जब पलेगा तो ये यहां पर आगे बन जाएगा प्रेगनेंसी, गर्भ। प्रेगनेंसी।
और फिर बाद में हो जाएगा शिशु। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, आपको मैंने बताया था गर्भाशय के 3 परत होते हैं। तो जब यहां पर अगर जो ये सिंगल है, इतना बच्चों ने नोट कर लिया, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो जल्दी से नोट कर ले ताकि हम फिर आगे बढ़े। यहां पर अभी गर्भ था, गर्भाशय। तो ये गर्भाशय होता क्या, तो जो यहां से आया निषेचन होकर आया, तो निषेचन होकर आया तो यहां पर जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, तो वो लोग यहां पर एक तैयारी के रूप में, आपको मैंने बताया था माता जनन तंत्र के बारे में, तब आपको बताया था कि यहां पर ये लोग इसकी तैयारी करते हैं। क्या होता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसे क्या करते हैं, उसके लिए तैयारी किया जाता है। तो यहां पर जो निषेचित हुआ अंडा, निषेचित हुआ ओभम जब यहां पर आता है, तो जब अगर जो उसका निषेचन हो गया तो वो यहां पर आकर इससे चिपक जाएगा। गर्भाशय में जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूओं का जो एक गुच्छा होता है, तो यहां पर जाके चिपक जाएगा। अगर जो नहीं भी हुआ तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अभी जिसका निषेचन हुआ है तो इसके आपको यहां पर 3 परत मिलेंगे गर्भाशय के। ये हो गया 3 परत। तो जो इसमें यहां पर जो ये बाह्य और बाह्य परत है, बाह्य गर्भाशयी परत, तो इसका तो कोई खास वर्क होता नहीं है, ये भी एक रक्षा के लिए होती है। और जो मध्य परत है, मध्य परत से जब डिलीवरी के टाइम यहां से जो मध्य गर्भाशयी परत है उससे एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कि जो डिलीवरी के टाइम प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है प्रसव के दौरान, तो वो उसको वहां पर एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। अब इसी हार्मोन की वजह से प्रसव पीड़ा में सुविधा होती है। ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो कमेंट करें। तो अभी मैंने क्या बताया था कि जो अंडा निषेचित हुआ है वो, लेकिन अगर जो मान लो कभी कभी क्या होता है कि अंडा नहीं निषेचित होता है, अनिषेचित अंडा, कि जो अगर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वाला ओवम आता है, फर्टिलाइजेटिव ओवम और अफर्टिलाइजेटिव ओवम, तो जो अफर्टिलाइजेटिव ओवम होता है, तो अगर जो मान लो यहां से ये है अंडाशय पूरा का पूरा, ओवरी, तो यहां से एक ओवम निकला और यहां से उसको क्या चाहिए, शुक्राणु चाहिए, स्पर्म चाहिए, ताकि ये जो स्पर्म है ये ओवम से मिलकर यहां पर गर्भाशय में रुक सके। तो ये अनिषेचित हुआ, यहां पर इससे शुक्राणु नहीं मिले, तो ये यहां से चला जाएगा और यहां पर ये जो यहां पर गर्भाशयी वाला जो यहां पर टिश्यू जो है, ऊतक का एक गुच्छा है, तो यहां पर इससे नहीं चिपकेगा। और जब ये नहीं चिपकेगा तो यहां पर क्या होता है कि ये लोग जो ये बनाए हुए हैं ये गुच्छा, तो ये गुच्छा टूटकर गिरने लगता है इस अंडा के साथ में, अनिषेचित अंडा के साथ में, और ये धीरे धीरे यहां पर पूरा का पूरा गिर जाता है। यहां पर जो बना रहता है, जो टिश्यूज का एक गुच्छा होता है, तो ये यहां पर बन जाता है, पूरा का पूरा सब गिर जाता है नीचे। और ये लगभग हर महीने होता है, जिसे हम आर्थोचक्र कहते हैं। तो आर्थोचक्र का कारण यही है कि जो अनिषेचित अंडा है, अनिषेचित अंडा के साथ में जो यहां पर ये जो बना है, यहां पर एक गुच्छा बना है, तो ये गुच्छा के साथ में ओवम नीचे चला आता है। तो ये होता है महीना, जिसके कारण आता है महीना ओवम। अब क्या होता है
कि जिन बच्चों को समझ में ना आया हो कमेंट कर दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं जल्दी से। अब यहां पर आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको जुड़वा बच्चे मिलते हैं। तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो दो तरह से होते हैं। जुड़वा बच्चे दो तरह से होते हैं। एक पहला आइडेंटिकल ट्विन, आइडेंटिकल ट्विन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक ओवम होता है, एक ओवम होता है, तो यहां पर एक शुक्राणु से उसका निषेचन हुआ, लेकिन कुछ हार्मोनल चेंजिंग की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजिंग के वजह से जो यहां पर एक ही युग्मनज बनता है ना, युग्मकों के मिलने से एक ही युग्मनज बनता है, लेकिन यहां पर दो युग्मनज बन जाते हैं, डबल युग्मनज बन जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि उनमें जो डबल युग्मनज बनते हैं एक ही जायगोट से, एक ही गैमेट से, सिंगल ओवम से डबल युग्मनज बनते हैं, तो ये होता है आइडेंटिकल ट्विन। और जो इसमें जो शिशु बनते हैं तो इसमें भले ही लिंग का अलग अलग हो, यानी एक नर हो एक मादा हो, लेकिन इसमें एक दूसरे के हम शक्ल होते हैं, एक दूसरे के ही जैसे होते हैं। और दूसरा होता है फ्रेगनेंटिकल ट्विन। फ्रेगनेंटिकल फ्रेगनेंटिकल ट्विन, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी, दोनों तरफ से, किसी बहुत कम ही केस में होता है, दोनों तरफ से हार्मोनल चेंजिंग की वजह से या फिर और कुछ कारण की वजह से दोनों तरफ से निकल आते हैं ओवम, और जो यहां से शुक्राणु जाता है तो वो दोनों से मिल जाता है और दोनों के दोनों निषेचित हो जाते हैं, दोनों का दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जब ये दोनों का दोनों फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब ये फिर आ जाएंगे यहाँ पर और फिर इनका गर्भधारण हो जाएगा। उसके बाद में जब दोनों होंगे जुड़वा तो उसमें एक दूसरे के हम शक्ल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग शुक्राणु होते हैं, दो अलग अलग स्पर्म होते हैं। अगर जो हम मान ले ये शुक्राणु है और ये शुक्राणु है तो ये दोनों अलग अलग है ना, लेकिन अभी आइडेंटिकल वाले में क्या हुआ था कि उसमें सिंगल शुक्राणु था, सिंगल से ही आधा भाग इस तरफ आधा भाग इस तरफ, और यहां पर ये पूरा का पूरा दोनों के दोनों अलग है और ये दोनों का दोनों अलग है। तो ये होता है इसमें दोनों के दोनों अलग अलग होंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे के हम शक्ल नहीं होंगे। इसमें लिंग निर्धारण भी अलग अलग हो सकता है, एक नर या एक मादा, या फिर दोनों के दोनों नर व मादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे के हम शक्ल नहीं होते हैं। जय हिंद।